बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेटिसेस। ये रिलेशन के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो आज हम जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेटिसेस, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड लेटिसेस कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड लेटिसेस कौन से होते हैं, और कॉम्प्लीमेंटेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि बूलियन अलजबरा की जो फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होती है, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिसेस को समझाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ताकि कंटिन्यूशन में आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको लैटिसेस की डेफिनेशन बताई थी, यानी लैटिसेस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का मीट और जॉइन एग्जिस्ट करता है, यानी फॉर एवरी टू पेयर्स, हर दो पेयर्स के लिए मीट और जॉइन एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर एक लैटिसेस है या लैटिस है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो लैटिसेस कुछ प्रॉपर्टीज़ को, सेट थ्योरी की तरह लैटिसेस कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और आइडेम्पोटेंट लॉ आपको ये कहता है कि अगर ए का आप जो है वो ज्वाइन करते हैं ए के साथ, तो इसका रिजल्ट ए के इक्वल होगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर ए के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी ए के इक्वल होता है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये जो डिसजंक्शन का सिंबल है या ये जो कंजंक्शन का सिंबल है, फॉर एग्जांपल है, या एंड या और, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन केस अगर पॉइंट नहीं क्लियर हो तो आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं यूनियर और इंटरसेक्शन की फॉर्म में। तो आइडेम्पोटेंट लॉ ये आपको कहता है कि अगर किसी एलिमेंट लेटिस के किसी एलिमेंट ए का आप जो है वो मीट लेते हैं ए के साथ, तो उसका रिजल्ट ए के इक्वल होगा। वैसे तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अगर जॉइन जो लेते हैं ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर ए का ए के साथ मीट लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी ए के इक्वल होगा। सपोज करें कि ये आपके पास एक लेटिस स्ट्रक्चर है। मैं कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये स्ट्रक्चर किस तरह लेटिस होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें। इस एग्जांपल को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो बताएं कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट में अगर सी लेता हूँ, तो अगर आपको पता है कि जो सी जो है वो सी के साथ सेल्फ लूप बना रहा होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये एक पो सेट है और ये हैज़ डायग्राम है। तो हैज़ डायग्राम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट सेल्फ लूप कर रहे होते हैं। तो ये एलिमेंट अगर सेल्फ लूप कर रहा है तो इट मीन्स कि इसका जो, यानी ये एलिमेंट पहली दफ़ा कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यकीनन वो ए पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ पर ये ज्वाइन होता है ए पर, कहाँ पर ये मीट होता है वो भी सी पर ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो जाती हैं, राइट। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ के लिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कोई से तीन एलिमेंट को पिक करना होता है, राइट। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका एक लेटिस है, तो इट मीन्स कि वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव लॉ जो है वो ज्वाइन के लिए है, ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी इज इक्वल टू ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, ठीक है जी। तो ये एसोसिएटिव लॉ है आपका ज्वाइन के लिए, और ये है आपका एसोसिएटिव लॉ मीट के लिए। तो ज़रा चेक करते हैं, हम इसी डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, हम ये बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है क्योंकि कई दफ़ा मैं इसके प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए ज्वाइन बी क्या होगा, कोई से भी दो एलिमेंट आप सपोज़ कर लीजिए। सपोज़ आप यहाँ पर बी और सी सपोज़ कर रहे हैं, यानी आप यूँ सपोज़ कर लें कि मैं चलें ए बी और सी ही सपोज़ कर लेता हूँ, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि ए और बी का ज्वाइन क्या होगा, तो आप नोट करें कि ए और बी का ज्वाइन क्या होगा, बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी का ज्वाइन बी आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि उसका ज्वाइन आप सी के साथ करते हैं, तो चले मैं लिख भी लेता हूँ साथ साथ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए, और आपको ये पॉइंट जो है वो समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो इसको लिख भी लेते हैं। सपोज़ ए और बी का ज्वाइन क्या बना, फिर से देख लीजिए। ए और बी को आप ज्वाइन करते हैं तो उसका ज्वाइन जो है वो पहली दफ़ा कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स उसका ज्वाइन होगा बी। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि बी का ज्वाइन आप लेते हैं सी के साथ, तो बी और सी का ज्वाइन क्या होगा, वो ज्वाइन होगा आपका डी के बराबर। तो इट मीन्स कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका रिजल्ट डी के इक्वल आएगा, राइट। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि बी ज्वाइन सी क्या होगा, तो आप बताएं कि बी ज्वाइन सी क्या होगा। ऑफकोर्स बी ज्वाइन सी जो है वो डी के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा ए, और इसका आंसर आएगा डी। और ए ज्वाइन डी क्या होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और डी का ज्वाइन क्या होगा, तो ए जो है वो सबसे पहले जो है वो डी पर ज्वाइन करता है, राइट। तो इसका रिजल्ट भी ऑफ कोर्स
यानी इंटरसेक्ट करता है तो डी के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। यानी किसी भी एक लैटिस स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ यहाँ पर मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और सिमिलरली आप इस मीट वाली प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए जी, इसी तरीके से एक आध मैंने एग्जांपल और लिखी है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। इसलिए एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव को मुझे प्रूफ कराने की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है वो ए का ज्वाइन लेते हैं बी के साथ, वो इक्वल होता है बी का ज्वाइन ए के साथ। इसको आप इस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी ज्वाइन सी क्या है, तो आप नोट करें कि बी ज्वाइन सी जो है वो बी ज्वाइन ई क्या है, तो बी ज्वाइन ई जो है वो सी के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ई ज्वाइन बी क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो भी सी के इक्वल होगा। तो अगर आप नोट करें कि हर दो वर्टिसेस, या आप किसी भी दो वर्टिस की बात कर सकते हैं, तो हर दो वर्टिस, हर दो एलिमेंट की जो आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की, ये सेटिस्फाई होती है ज्वाइन के लिए भी और ये सेटिस्फाई होती है मीट के लिए भी। ठीक है जी, तो आप किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपके साथ कोड किया, इस एग्जांपल को भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये स्ट्रक्चर लैटिस कैसे है। तो आप वहाँ से उस एग्जांपल को देख लें और फिर उसके बाद आप इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लें। अब जहाँ पर मसला आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो क्या मसला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव का। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये सबके लिए होल्ड नहीं करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं, वैसे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारे वर्टिसेस के लिए होल्ड ना भी करे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम के तमाम वर्टिसेस पर होल्ड करे। ठीक है जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजली लैटिसेस के ऊपर होल्ड नहीं करती। अब अगर होल्ड करती है तो वो लैटिसेस किस तरह के होते हैं, ये आगे चलकर हम एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। चले हम उसको ट्राई कर लेते हैं। चले ए बी सी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए बी सी यही तीन एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं कि बी और सी का मीट क्या होगा। तो आप नोट करें कि बी और सी का जो मीट ठीक है, मीट बी और सी। तो बी और सी का जो मीट है अगर आप नोट करें तो ये पहली दफ़ा कहाँ पर मीट करते हैं, बी पर मीट करते हैं। तो बी और सी का जो मीट है वो तो इक्वल होगा बी के। और आप बताएं कि ए का जो ज्वाइन है वो बी के साथ क्या होगा। अगर ए को बी के साथ ज्वाइन किया जाए तो उसका रिजल्ट होगा बी के इक्वल होगा। तो ज़रा हम यही चेक करने जा रहे हैं कि क्या इक्वल होता है या नहीं होता। अब हम बात करते हैं किसके, राइट हैंड साइड की। तो आप बताएं कि ए बी का ज्वाइन क्या होगा। तो ए और बी का ज्वाइन जो होगा आपके पास बी, ए और बी का ज्वाइन बी के इक्वल होगा और ये साइन एज इट इज़ है। अब आप ये बताएं कि ए और सी का ज्वाइन क्या होगा। तो ए और सी जो है ये पहली दफ़ा जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो सी पर मीट करते हैं, तो इसका ज्वाइन होगा आपके पास सी। और अगर बी और सी का ज्वाइन देखें आप, बी और सी का ज्वाइन, तो आप यहाँ पर नोट करें तो बी और सी का जो ज्वाइन है वो सी के इक्वल है। आंसर आ गया सी। तो अगर आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बी के इक्वल आया जबकि राइट हैंड साइड का रिजल्ट सी के इक्वल आया, इसका मतलब है कि ये जो लेटिस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ से तीन एलिमेंट पिक कर लिए जिस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया है। आप फर्दर और भी प्रैक्टिस के लिए कोई से भी तीन एलिमेंट के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ट्राई कर सकते हैं। तो यूजली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा मसले वाली होती है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, राइट। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो वो कौन से ऐसे लैटिस होते हैं जिन पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उसके लिए हम आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस पढ़ेंगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और इसके अलावा आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली एक और बहुत सिंपल सा लॉ है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। मैं बिल्कुल इसको प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एब्जॉर्प्शन लॉ, इन केस अगर ये लॉ आपको याद भी नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लैटिस से। ये लॉ आपको ये बताता है कि अगर ए और बी का आप ज्वाइन लेते हैं और फिर उसका ए के साथ आप मीट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर आप ए जो है उसका आप ज्वाइन लेते हैं ए मीट बी के साथ, तब भी उसका रिजल्ट ए के इक्वल होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक लैटिस स्ट्रक्चर, चाहे तो आप इसी को पिक कर लें, किसी भी एक लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर इन लॉस को आप फर्दर ट्राई कर देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आई वो आई कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लैटिसेस के लिए कौन कौन से लॉ होल्ड करते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसके लिए आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आग बंद कर आप कह सकते हैं कि ये तीनों लॉ होल्ड करते हैं। जबकि जो एब्जॉर्प्शन लॉ है वो भी होल्ड करता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं बाउंडेड लैटिसेस कौन से होते हैं।
बाउंडेड लेटिसेस, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेटिस एल इज कॉल्ड अ बाउंडेड लेटिसेस इफ इट हैज़ इफ कर लीजिए if it has a greatest element 1 and the least element 0। अच्छा जी, ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है, क्योंकि हमने इसी चीज़ को आगे चलकर जो है बुनियादी अलजबरा के लिए लेकर जाना है। तो आप यूँ समझ लें कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इसे हम कहते हैं अपर बाउंड, और ये जो लीस्ट एलिमेंट है इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। ये मैंने लिख भी दिया है, अपर और लोअर बाउंड। जस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है कि अगर जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, इन शॉर्ट जो अपर एलिमेंट है, जो अपर बाउंड है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो लोअर बाउंड है वो 0 से। अच्छा जी, तरह आपको याद हो जो बाउंडेड की मैंने एग्जांपल दी थी, लीस्ट अपर बाउंड यानी बाउंडेड और अनबाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो मैंने किसी सबसेट के रिस्पेक्ट से किया था। इस बात को ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक जस्ट रिकॉल करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह होता था कि मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दे देता था ABCD, और इस स्ट्रक्चर का फॉर एग्जांपल एक बी में सबसेट बना दिया करता था, सपोज कीजिए BC, और मैं ये डिस्कस करता था इस बी सबसेट के लिए आपके पास अपर बाउंड कौन सा होगा, ठीक है जी। तो इस बात को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि यहाँ पर हम सबसेट के लिए बात कर रहे होते थे, जबकि यहाँ पर हम सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि इफ़ L इज़ इफ़ जो लेटिस L है आपके पास, उसको हम बाउंडेड लेटिस इस वक्त कहते हैं इफ़ इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एंड लीस्ट एलिमेंट 0, यानी उसके अंदर जो है वो अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हों, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये अपर है, तो मैं सबसेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये क्लेम करता हूँ, यानी इटसेल्फ ये जो लेटेस्ट वर्ड है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि डी के अपर बाउंड है, तो उसका मतलब है इसके बाकी सारे एलिमेंट्स की रिलेशन को मुझे चेक करना होगा, ठीक है जी। तो अब किसी सबसेट की बात नहीं की जा रही, पूरे लेटिस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम किसी लेटिस के अंदर किसी एलिमेंट को अगर अपर बाउंड कह रहे हैं तो उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स उसके साथ रिलेट होने चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि अपर बाउंड को मैं किससे शो कर रहा हूँ, अपर बाउंड को मैं शो कर रहा हूँ 1 से, और लोअर बाउंड को मैं शो कर रहा हूँ 0 से, ठीक है जी। तो बाउंडेड लेटिस का मतलब है एक ऐसा लेटिस जिसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, ज़रा एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट शेक करता हूँ आपके लिए। आप मुझे ये बताएं कि क्या लेटिस बाउंड, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो क्या वो लेटिस नहीं होगा? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और उसको सोचें। मिसाल के तौर पर आप अगर लेटिस की डेफिनेशन को आप पढ़ें तो मैंने वहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि उसके अंदर अपर और लोअर बाउंड मौजूद होता है, ठीक है जी। तो या उसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, वो प्रेजेंट होता है। तो बाउंडेड लेटिसेस का मतलब ये, यानी देखें लेटिसेस की भी 2 किस्में हो सकती हैं। एक लेटिस होता है फाइनाइट लेटिस और एक होता है इनफाइनाइट लेटिस, ठीक है जी। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है फाइनाइट लेटिस और एक होता है इनफाइनाइट लेटिस, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको नोट करें, इसको देखें, तो क्या ये लेटिस स्ट्रक्चर लेटिस है? बिल्कुल ये स्ट्रक्चर लेटिस है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है लेटिस की, कि जिसके अंदर किसी भी हर दो पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों के दोनों, यानी जॉइन और मीट दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है जी। तो जॉइन और मीट जब एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर लेटिस है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर 1-2 का जो 1-2 के लिए जो आपके पास अपर बाउंड है, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या होगा, तो आप देखें कि 1-2 पर मीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1-4 पर मीट कर रहे हैं, ठीक है जी। 2-3-4 पर मीट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पर पहली दफ़ा ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो इट मीन्स उसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और इन शॉर्ट हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीट। तो इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के लिए मीट भी एग्जिस्ट करता है, जॉइन भी एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी 2 पेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, लेटिस है। अब ज़रा आप ये देखिए मुझे, अब आप ये बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर लेटिस है? अगर आप नोट करें तो इसके हर 2 पेयर्स के दरमियान क्या मौजूद है, मीट और जॉइन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप नोट करें तो इस स्ट्रक्चर का अपर और लोअर बाउंड मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर भी लेटिस है, बट ये स्ट्रक्चर एक इनफाइनाइट लेटिस है। तो अब तक हमारी जो बात हुई है उस कॉन्सेप्ट के, हमने जितनी भी एग्जांपल्स ट्राई की थी वो ज़्यादातर एग्जांपल्स हमारे पास कितनी थी, फाइनाइट थी। तो अगर वो फाइनाइट होगा तो वो फिर बाउंडेड होगा, तो उसमें अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है।
तो जैसे अब ये आपके पास लेटिस ज़रूर है, बट ये लेटिस एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर के साथ है, क्योंकि इसमें हर दो पेयर का लीस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका अपर बाउंड क्या है और इसका लोअर बाउंड क्या है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ठीक है जी, तो अब तक हमने ज़्यादातर फाइनाइट लेटिसेस को ही डिस्कस किया है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है जो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। तो बाउंडेड लेटिसेस का मतलब ये होगा कि ऐसा लेटिस जिसके अपर और लोअर बाउंड मौजूद हों। अब मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर लेटिस है, बाउंडेड लेटिस है। तो हम चेक करते हैं भाई, बाउंडेड लेटिस के लिए ज़रूरी है कि, अच्छा जी, एक और बात मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको पता है कि अपर और लोअर बाउंड होंगे तो यूनिक होंगे, ठीक है, और इन केस अगर होते हैं तो उसमें यूनिक होना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर वैसे ही नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या डी अपर बाउंड है, अब अगर ये फॉर एग्जांपल ई अपर बाउंड है, तो अगर ये ई अपर बाउंड होगा तो इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो तमाम के तमाम एलिमेंट ई से रिलेट होने चाहिए। तो अगर आप नोट करें तो ए बी सी डी तो ई से रिलेट है, लेकिन एफ और ई के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन मौजूद नहीं है। यानी इसमें क्या होता है कि हर दो पेयर के दरमियान ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या, अच्छा जी, हाँ, अब इसमें ज़रा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम जॉइन और मीट की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे मुझसे थोड़ा गलती से नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, क्या ये स्ट्रक्चर हमारे पास बाउंडेड लेटिस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने अपर और लोअर बाउंड की बात करनी है। ठीक है जी, तो अपर और लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सबसेट का कोई अपर बाउंड है तो इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं, यानी जो वो उससे रिलेट होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं क्लेम अगर ये करता हूँ कि ई जो है वो अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी सारे एलिमेंट आपके पास लेटिस के हैं वो इससे कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है। सिंपली नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि अपर नो अपर बाउंड, नो अपर बाउंड, ठीक है, और इसमें नो लोअर बाउंड। तो अगर आप नोट करें तो इसमें कोई अपर बाउंड भी नहीं है और कोई लोअर बाउंड भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये स्ट्रक्चर बाउंडेड लेटिस नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्ट्रक्चर बाउंडेड लेटिस है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप नोट करें कि डी आपका अपर बाउंड है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जो है वो ईजिली इसके साथ कनेक्ट है, और ए जो है वो भी अपर बाउंड है क्योंकि लोअर बाउंड है क्योंकि ये तमाम एलिमेंट के साथ आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मेरे पास 0 हो सकता है और ये मेरे पास हो जाएगा 1। और क्या ये स्ट्रक्चर बाउंडेड लेटिस है, बिल्कुल, क्योंकि यानी अगर आपके पास लेटिस फाइनाइट होगा तो ऑफ कोर्स आपको बाउंडेड नज़र आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स के ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास बाउंडेड है क्योंकि इस स्ट्रक्चर का अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। क्या ये स्ट्रक्चर बाउंडेड है, ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर बाउंडेड है। तो ये भी जो आपके पास लेटिस है, ये लेटिस भी बाउंड। क्या ये लेटिस बाउंडेड है, ये लेटिस ज़रूर है बट ये लेटिस बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है और कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। तो नो बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका बाउंडेड नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बाउंडेड आसानी से समझ आ गया होगा। तो बाउंडेड लेटिस का मतलब ये है कि जिसका अपर और लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता हो। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपसे और भी पूछना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करता हूँ, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा लेटिस है जो बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने का मतलब ये है कि इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और इसका एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे कह रहे हैं 1, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी का 1 के साथ, बहुत ध्यान से आपने इस बात को सुनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी का जो है वो 1 के साथ ज्वाइन लिया जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। बी का 1 के साथ ज्वाइन अगर लें तो क्या रिज़ल्ट होगा, ऑफ कोर्स वो रिज़ल्ट 1 के इक्वल होगा क्योंकि बी इसे जाकर 1 पर मीट कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सी का 1 के साथ अगर आप ज्वाइन करें तो क्या रिज़ल्ट होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ए का पूछूं तो ए का इसके साथ ज्वाइन करें तो क्या रिज़ल्ट होगा, वो भी रिज़ल्ट 1 के इक्वल होगा। तो क्या ये बात हम आपको समझ आ रही है? तो अगर ये बात आपकी समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता लगी। वो क्या पता लगी हमें प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी हमें ये पता लगी कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर जो है वो बाउंडेड लेटिस है, आपका लेटिस बाउंडेड लेटिस है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इस अपर बाउंड यानी 1 के साथ मीट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट ज्वाइन करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो इसका रिजल्ट वापस से वो अपर बाउंड आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाकी सारे एलिमेंट्स का
इस 1 के साथ जो मीट कल कैलकुलेट किया जाए। बताएं कि अगर मैं कहता हूँ कि b का जो मीट निकालते हैं 1 के साथ तो क्या रिजल्ट होगा, तो ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ b पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है जी, तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा। अगर मैं c की बात करूँ तो 1 का c के साथ c के इक्वल होगा, अगर मैं a की बात करूँ तो ये a के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक और हमने रिजल्ट निकाला कि जब भी किसी बाउंडेड लेटिस का एलिमेंट के साथ, किसी एलिमेंट के साथ आप मीट कैलकुलेट करते हैं तो वो एलिमेंट वापस आता है, जबकि आप जो है वो अपर बाउंड के साथ रिमेनिंग एलिमेंट का जॉइन निकालते हैं तो वो अपर बाउंड रिजल्ट निकलता है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यही चीज़ अगर हम ज़ीरो पर अप्लाई करके देखें, और यानी हम लोअर बाउंड पर अप्लाई करके देखें, और मैं अगर आपसे पूछूं कि रिमेनिंग जो भी एलिमेंट है उसका ज़ीरो के साथ जो है वो आप ज्वाइन करते हैं तो क्या रिज़ल्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी को आप ज्वाइन निकालते हैं ज़ीरो के साथ तो क्या आंसर होगा। तो ज्वाइन का मतलब है कि ये ज़ीरो बी पर रिलेट होगा तो वापस से ये नंबर आ जाएगा, ठीक है जी, वापस से ये नंबर आ जाएगा, वापस से ये नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। और एक आखिरी बात, अगर रिमेनिंग मेंबर्स का इसके साथ मीट कैलकुलेट किया जाए तो क्या आंसर होगा, वो आंसर वापस ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेड लेटिसेस। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी लेटिस बाउंडेड है तो इट मीन्स कि वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। If L is a bounded lattice, then for every element of A belongs to L, we have the following identity। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप एलिमेंट पिक करते हैं और उसको आप ज्वाइन करते हैं 1 यानी उसके अपर बाउंड के साथ तो उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। और अगर आप किसी भी एलिमेंट का अगर आप मीट लेते हैं अपर बाउंड के साथ तो वो आंसर खुद आ जाएगा। अच्छा, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यानी सेट थ्योरी के डेफिनेशन के अंदर एक बात मैं आपको और समझाऊँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो पूरी सेट थ्योरी है, इस सेट थ्योरी के अंदर अपर बाउंड क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सेट थ्योरी का जो अपर बाउंड है वो क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट थ्योरी का लोअर बाउंड क्या होगा, तो ऑफ कोर्स सेट थ्योरी का जो लोअर बाउंड है वो आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है जी। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसका आप यूनियन लेते हैं किसके साथ, अपर बाउंड यानी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा, ऑफ कोर्स आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट रिजल्ट होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यानी जो एक तरह का सबसेट है, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं आप किसके साथ, यूनिवर्सल सेट यानी अपर बाउंड के साथ, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट वापस से नेचुरल नंबर होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो सेट थ्योरी से भी ये बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर ए का ज्वाइन करते हैं ज़ीरो के साथ तो आंसर ए के इक्वल होगा, और ए को अगर हम मीट निकालते हैं ज़ीरो के साथ तो आंसर ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि एवरी फाइनाइट लेटिस एल इज़ बाउंडेड। तो जो भी अगर आपके पास फाइनाइट लेटिस है वो बाउंडेड होगी। बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ को सीखा कि देखें ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास, ये स्ट्रक्चर आपके पास लेटिस है, इसमें अपर और लोअर बाउंड, इसके अंदर अपर और लोअर बाउंड नहीं है, बट लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हर दो पेयर के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास लेटिस है, बट ये बाउंडेड लेटिस नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। वो एग्जाम्पल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको आई वन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या जी प्लस जी, उसको जी प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Under the usual order of less than and equal to is not bounded lattice, since it has a least element 1 but the greatest element does not exist, ठीक है जी। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ और इस यूजुअल नोटेशन के साथ जो लेस देन एंड इक्वल टू की है, तो क्या वो बाउंडेड लेटिस होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका जो है वो लीस्ट एलिमेंट यानी उसका लोअर बाउंड तो यकीनन आपको मिल जाएगा, बट इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी अपर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स के
वो जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर लैटिस नहीं होगा, यानी बाउंडेड लैटिस नहीं होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये वाली डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस कौन से होते हैं? इन अ बाउंडेड लैटिस एल, पहली बात ये है कि लैटिस का बाउंडेड होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एल, तो उस लैटिस में से कोई एलिमेंट अगर आप ए पिक करते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एल, यानी कोई एलिमेंट अगर आप ए लेते हैं और फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट अगर आप बी इसमें से पिक करते हैं, सच दैट अगर ए का मीट बी के साथ कैलकुलेट किया जाए, उसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए, और ए का ज्वाइन बी के साथ 1 के इक्वल हो जाए, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए का आप मीट निकालते हैं बी के साथ 0 के इक्वल हो जाए, that B is called complement of A, we can say that A and B are complement of each other। अब ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो थोड़ी सी हम सेट थ्योरी को लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक सेट है A, और अगर आप उसका जो है वो यूनियन लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए? आप सिंपली बोलेंगे कि इसका आंसर आना चाहिए यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को भी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सेट थ्योरी के अंदर ये एक्चुअली एक तरह का अपर बाउंड होता है, चाहे तो आप इसको 1 कह लें। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा? बहुत सिंपली आंसर होगा 5। और अभी सेट थ्योरी की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि भाई हम इसे लोअर बाउंड कह सकते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट थ्योरी में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए और का यूनियन लिया जाए किसी सेट बी के साथ और उसका आंसर यूनिवर्सल आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास बी जो आपके पास सेट होगा वो आपके पास सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो बस इसी डेफिनेशन को ही हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो आप सपोज़ करें कि आपके पास है एक बाउंडेड लैटिस है, उसमें से किसी 2 एलिमेंट को आपने पिक कर लिया, और यानी क्योंकि ये काम हमने एवरी 2 एलिमेंट्स के लिए करना है, और आपने क्या किया कि उसका जॉइन कंप्यूट किया। अगर उसका जॉइन अपर बाउंड हो और उसका मीट जो है वो लोअर बाउंड हो, जैसे कि सेट थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है, तो क्या चीज़ क्लियर होती है? ये चीज़ क्लियर होती है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बी हो जाएगा, या बी का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कम्यूटेटिव होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे ज़बरदस्त डेफिनेशन हमें मिल गई। क्या डेफिनेशन मिल गई? ए मीट ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1, यानी आपके पास अगर आप कोई से 2 एलिमेंट पिक करते हैं और उनका मीट निकालते हैं और उसका रिजल्ट अपर बाउंड मिल जाता है, तो इट मीन्स कि जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट इज़ फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, राइट। इसी तरीके से या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप ए का मीट कंप्यूट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए लोअर बाउंड। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो बड़ी आप आसानी से कह सकते हैं कि आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट है बी और बी का कॉम्प्लीमेंट है ए, तो आप आसानी से इसको कह सकते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ज़रूर जहन में होने चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एन एलिमेंट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट। पहली बात है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको मिले। दूसरी बात यह है कि एन एलिमेंट हैव मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट आप कैलकुलेट करेंगे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर आप लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आंसर अपर बाउंड निकलेगा, और अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोअर बाउंड निकलेगा। आसानी से इसको प्रूफ किया जा सकता है, अभी मैं एग्जाम्पल के अंदर आपको उसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह तो ये जो मैंने रूल आपके लिए लिखे हैं, इस तरीके से तो कॉम्प्लीमेंटेशन कैलकुलेट की जाती है। और आप मुझे बताएं कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस कौन से होते हैं। अ लैटिस एल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एल इफ एल इज बाउंडेड। पहली चीज़ है कि बाउंडेड होना चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट इन एल हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट, और उसमें ज़रूरी है कि उस लैटिस के तमाम एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। और अपनी आसानी के लिए इसको यूँ भी कह सकते हैं, a lattice L is said to be complemented if every element A belongs to L must have at least 1 complement। क्या बात हुई? at least 1, कि कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिलना ही चाहिए, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए।
एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट आपको मिलना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो आपकी लेटिस होगी वो लेटिस कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस होगी, और इस तरह कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो चलें ज़रा इन एग्जांपल्स को देखते हैं और देखते हैं कि आप मेरे ये सारे कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझें और हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो मैं पहले चाहूँ तो ए और बी को ट्राई करता हूँ, फिर ए और सी को। तो अपनी मर्ज़ी से आप पहले ट्राई कीजिए इसको। सपोज़ कीजिए कि मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूँ तो मैं ए और जो बी है इसका मैं पहले निकालता हूँ जॉइन, और इससे आंसर देखना है क्या आना चाहिए 1। और अगर मैं ए और बी का मीट फाइंड आउट करूँ तो इससे आंसर आना चाहिए 0। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इट मीन्स मुझे पता लग जाएगा कि बी इसका कॉम्प्लीमेंट है। ज़रा चेक करते हैं। आप बताइए कि ए बी का मीट क्या निकलता है। ए और बी का जो मीट है वो तो बेसिकली बी के बराबर है, तो बी तो 1 के बराबर नहीं है। और इसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरीके से बी और ए का जो जो सॉरी, मैं बार बार मीट और जॉइन को ज़रा कह देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिएगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए मीट बी किसके इक्वल है, तो अगर आप देखें तो इसका जो मीट होगा वो तो ए के इक्वल है, ये तो रिजल्ट होगा ए विच इज़ नॉट। तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसका ज्वाइन नहीं होगा। ए का ए और बी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा, ज़रा ए और डी को हम ट्राई करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये ट्राई करने वाले हैं ए और डी को अगर हम चेक करते हैं तो आप मुझे बताइए कि ए को जब डी के साथ जॉइन कंप्यूट किया जाए तो क्या इसका आंसर 1 होता है। और इसी तरीके से ए और डी का जो मीट है क्या वो 0 के इक्वल होगा। तो ज़रा चेक कर कर बताइए। ए और डी का जॉइन डी के इक्वल है। डी का मतलब हो जाएगा, डी का मतलब होगा 1 और इसका मतलब है 0। ये कंफ्यूज ना होइएगा आप। जी जनाब, ये तो ट्रू है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए डी, ये ए और डी पहली दफ़ा ज़ीरो पर मिलते हैं, ए पे मिलते हैं। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर के जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो डी के है, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि डी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा, अभी आपको एक प्रॉपर्टी भी सिखाई थी इसी से रिलेटेड, और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लोअर बाउंड है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा अपर बाउंड होता है। सिमिलरली जो अपर बाउंड है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा लोअर बाउंड होता है। तो इसका मतलब है ए और सी का मामला तो ख़त्म हो गया। अब चेक करते हैं बी और सी के लिए। तो इस तरीके से अब आप ज़रा पेयर्स को सिमेट्रिकली देखेंगे तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि बी और सी का मीट क्या 1 के इक्वल है, और इसी तरीके से जॉइन इस 1 के इक्वल है। क्या बी और सी का जो मीट है वो 0 के इक्वल है। ज़रा चेक करते हैं। बी और सी का आप जॉइन निकालते हैं 1, जी बिल्कुल ठीक है जी। बी और सी का मीट निकालते हैं 0, जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सी है, और जो सी का कॉम्प्लीमेंट है वो डी है। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं और सारे के सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये आपके पास जो बाउंडेड लैटिस है ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होगी। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, यस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अच्छा जी, इसी तरीके से ज़रा सेकंड स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और मैं ज़रा इसको जो है वो चेंज कर लेता हूँ इसकी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंटेड है। तो ज़रा जल्दी जल्दी हम ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बताएं कि ए और एफ़ को पहले हम देख लेते हैं। तो ए और एफ़ को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो अगर आप ए को चेक करते हैं एफ़ के साथ तो बताएं कि क्या रिज़ल्ट होगा जब इनका जॉइन क्या होगा। इनका जो जॉइन है वो ऑफ कोर्स वो एफ़ ही होगा। तो आंसर हो जाएगा एफ़ विच इज़ इक्वल टू, ये एफ़ का मतलब होगा 1 और ए का मतलब होगा आपके पास 0 विच इज़ इक्वल टू 1। जी जनाब, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि अगर ए का मीट कंप्यूट करते हैं एफ़ के साथ तो क्या रिज़ल्ट होगा। मीट जी, ये भी आपके पास जो है वो ए के इक्वल होगा और विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एफ़ है और जो एफ़ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए है। तो चलिए जी, पहली बात तो हो गई ठीक। तो ये दोनों तो हमने चेक कर लिया। अब हम ज़रा इनकी रीचेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताएं कि बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ज़रा चेक करते हैं जी। बी सी का मीट 1 के इक्वल है और बी सी का जॉइन 0 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक।
इसका आंसर 1 हो गया और बी का जो मीट है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी हो गया और इसी तरीके से जो सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट आपको और भी मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है कि अगर आप सी डी को चेक करें तो वो भी एफ़ है और ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि जो सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो डी हो जाएगा और जो डी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी हो जाएगा। या आप उसको चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप उसको यूँ लिख सकते हैं कि जो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो सी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है और आपको ई भी मिल रहा है। ई भी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप आसानी से नोट कर सकते हैं कि बी और ई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एफ़ है और ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ज़रा मैं बाकी आप इसको ज़रा देख भी लीजिएगा। मैं ज़रा इसको फाइनली कंक्लूड करके लिखता हूँ आपके लिए। ये मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इसको ज़रा जनरलाइज़ करके लिखूँ कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गए यहाँ पर। तो जी जनाब, तो बताएं जी क्या मिला आपको। आपको मिला कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एफ़ है। आपको मिला जो एफ़ का कॉम्प्लीमेंट है वो ए है। इसी तरीके से आपको सी का जो कॉम्प्लीमेंट मिला है वो मिला है बी, डी एंड ई। इसी तरीके से जो ई का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है वो क्या मिला है? बी, सी एंड डी, राइट। और इसी तरीके से जो बी का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है वो क्या मिला है? सी, डी एंड ई। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर सारे के सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 सबके आपके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा या नहीं होगा, अब आपने मुझे बताना है। देखें ए भी यहाँ पर है, ए के भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर बी के भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सी के भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ई के भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ एफ़ के भी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या बच गया है? यहाँ पर डी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपने मुझे बताना है कि डी के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो जनाब ये भी खैर बहुत ही आसान है कि आप मुझे बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी डी की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर भी चुके हैं कि अगर हम सी डी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी सी के इक्वल होगा। तो इट मीन कि सबके कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैस ये भी जो आपके पास स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, जो डी का कॉम्प्लीमेंट है वो भी सारे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि डी के साथ अगर हम करते हैं तो भी सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? बी, सी और ई हो सकते हैं। बी, सी, बी एंड ई। तो ये भी इसके जैसे अगर आप नोट करें कि जो बी है इसका कॉम्प्लीमेंट है सी, डी और ई, सी, डी और ई। इसी तरीके से डी का, तो यहाँ पर ये बताना था कि मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है। तो यस, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस है। ठीक है जी। सिमिलरली ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप ट्राई कीजिए, बल्कि दो नहीं, ये 3 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप ट्राई कीजिए और आप मुझे इसका रिस्पांस कीजिएगा कि इसका क्या रिजल्ट होगा। ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है जी। तो ये सारी एग्जांपल, इसको भी आप देखें, इसको भी ट्राई कीजिए और इसको, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक से अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो भी आपका कॉन्सेप्ट समझना बेकार है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएँ और फिर उसको अप्लाई करना सीखें। तो चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अ लैटिस L इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ फॉर एनी एलिमेंट A, B and C of L is satisfy the distributive property simply। और ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ जॉइन ओवर मीट। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीट ओवर जॉइन। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाता है। तो इफ़ अ लैटिस L डज नॉट सेटिस्फाई द अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है जी, सिंपली कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास लैटिस के जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हैं तो एवरी 3 पेयर्स के दरमियान आपने इस प्रॉपर्टी को चेक करना होगा, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टास्क है। ठीक है जी। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, तो उससे आप आसानी से जज कर सकते हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन और भी होती है। वो डेफिनेशन है कि लैटिस L इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू L मस्ट हैव एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो मस्ट है, वहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के अंदर एटलीस्ट वन कहा था और यहाँ हम कह रहे हैं एट मोस्ट वन, यानी मैक्सिमम अगर होगा लैटिस, अगर मिलता है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट एक ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपको ये बात वैसे भी समझ आ गई होगी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास निकलेंगे तो ऑफ कोर्स कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे कि ऊपर मैंने एक एग्जांपल में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बताया था, जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जैसे कि मैं आपको वापस दिखाता हूँ,
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और एक थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ट्राई किया था, और अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो जिसका एक मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कभी भी होल्ड नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए हमने एक नई डेफिनेशन बना ली, आप उसको शॉर्ट टेक्टिक कह लें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड जो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए। और वो क्या है उसको दोबारा रीड करते हैं। वो ये है आपके पास, a lattice L is said to be distributive if every element must have at most one complement, या जितने भी एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उसका मैक्सिमम एक कॉम्प्लीमेंट या तो नहीं हो, अगर हो तो एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंट ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपको मिलती है तो इट मीन्स कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव की इस प्रॉपर्टी को, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हर 3 एलिमेंट के लिए यानी एवरी 3 एलिमेंट्स के लिए चेक करना हमारे लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही हेक्टिक टास्क है। तो इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू हम इसको बात करें। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, और इस स्ट्रक्चर के लिए सपोज़ कीजिए, तो पहले तो मैं उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि वो प्रॉपर्टी है आपके पास ए मीट बी ए जॉइन बी मीट सी इज़ इक्वल टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे चेक करता हूँ कि ज़रा आप मुझे ये बताइए कि ए और बी के लिए, ए बी सी के लिए चले देख लेते हैं, तो आप अगर नोट करें तो बी सी का क्या रिज़ल्ट आने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि बी और सी का जो मीट चाहिए, मीट चाहिए, तो बी और सी का मीट क्या होगा, वो ई के इक्वल होगा, और इसका आपने जो है वो ज्वाइन करना है ए के साथ। तो ए और ई को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा, इसका रिज़ल्ट होगा ए के इक्वल। ठीक है जी, इसी तरीके से आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि ए और बी का ज्वाइन क्या होगा। तो यहाँ नोट करें तो ए और बी का जो ज्वाइन है वो डी के इक्वल है, यहाँ डी आएगा। इसका आपने मीट निकालना है ए सी के ज्वाइन के साथ, तो ए और सी का जो ज्वाइन है, ए और सी ए सी का जो ज्वाइन है जी, वो भी आपके पास डी के इक्वल है। और आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि डी का जब मीट निकालते हैं डी के साथ आंसर डी आता है, और ये नोट करें इक्वल नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये बात करें, ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी है, अगर आप इसके साथ चलेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। सपोज़ करें कि जी, आप सपोज़ करें कि यहाँ पर बताएं कि ई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा। बहुत आसान हमें नज़र आ रहा है कि जो ई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंपली हो जाएगा डी के इक्वल, क्योंकि एज़ पर थ्योरम हमें पता है कि जो लोअर बाउंड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट अपर बाउंड होता है, राइट, और अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट लोअर बाउंड होता है। इसका मतलब है दो चीज़ों का मसला तो सॉल्व हो गया कि डी का कॉम्प्लीमेंट सी के इक्वल होगा। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि ए और बी, अब आप ज़रा नोट कीजिए कि ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो डी, क्योंकि यहाँ पर इसका अपर बाउंड डी है और लोअर बाउंड ई है, इट मीन 0 और 1 है, सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो बी के इक्वल हो गया। और कोई हो सकता है, फिर ए का अगर आप सी के साथ पेयर देखें तो जी जनाब ये भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी भी होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप मुझे बताइए कि बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर बी का जो है वो सी के साथ पेयर बन रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ए और सी होगा। इसी तरीके से जो है वो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सी का जो कॉम्प्लीमेंट है आपके पास वो किसके इक्वल होगा, वो बिल्कुल ए और बी के भी इक्वल होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एटमोस्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो चूँकि यहाँ पर एटमोस्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ये जो आपके पास लैटिस गिवन है, बाउंडेड लैटिस गिवन है, ये बाउंडेड लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, दिस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपने भी सीख ली है। अच्छा जी, इसी तरीके से ज़रा इस प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई करके देखें और मुझे बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आपने खुद चेक करना है, ट्राई इट योरसेल्फ।
ठीक है जी। और आपने मुझे बताना है कि ये जो आपके पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, ये बताना है। और एक लास्ट एग्जांपल ये है कि आपने मुझे बताना है कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ज़रा जल्दी से चेक करते हैं कि आप मुझे बताएं कि जो सी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है। बिल्कुल ठीक, एफ़ के इक्वल है। इसी तरीके से जो एफ़ का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो चलिए, इन दोनों का झगड़ा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपने मुझे बताना है यहाँ पर कि ए और ई का जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहें मिसाल के तौर पर, तो वो क्या होगा। तो ये एफ़ पर मीट करते हैं पहली दफ़ा और ये सी पर मीट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये 0 और 1 पर मीट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आई एम सॉरी, ये तो मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है इधर, मुझे ये नहीं बताना है, ये नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अगर मैं ए और ई की बात कर रहा हूँ तो आप अगर नोट करें तो ए और ई का जो, लिख भी देता हूँ बल्कि आपके लिए, कि ए और ई का जो जॉइन है वो ई के इक्वल होगा, जबकि ए और ई का जो मीट है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके ए के। तो ये वैल्यू एफ़ के इक्वल नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 1, और ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो सी के इक्वल नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 0, जिसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के हमें कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मिले। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना मार्जिन है कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है तो वो आपके पास जो है वो यूनिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर डी और ई को अगर आप चेक करते हैं तो वो यकीनन एफ़ हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग है आपके पास वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो डी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फॉर एग्जांपल बी हो जाएगा, और जो आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट है वो डी हो जाएगा। आप खुद भी निकाल कर इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों तो आपके पास हट गए हैं क्योंकि इधर तो कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब बचते हैं आपके पास डी और बी। तो डी और बी को आपने चेक कर लिया। कैसे चेक किया, डी और बी को अगर आप देखें तो ये पहली दफ़ा एफ़ पर मीट करते हैं और ये पहली दफ़ा सी पर मीट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एटमोस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि जिन एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट हैं वो देखें यूनिक है, और एटमोस वन वाली को प्रॉपर्टी यानी या तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए आपके पास, या आपके पास अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस है? यस, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। तो इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा क्या होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के अंदर हमें एटलीस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट तो होना ही चाहिए, तो उस लैटिस को हम कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कहते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के अंदर एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कह सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर की जो सबसे लास्ट डेफिनेशन है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं हमारी इसके ऊपर, तो जो सबसे लास्ट डेफिनेशन है वो है बूलियन अलजेब्रा। ऑल्दो बूलियन अलजेब्रा का हमारा एक कंप्लीट चैप्टर भी होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बूलियन अलजेब्रा को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल सर्किट्स के ऊपर। वो एक्चुअली एक तरह की एक एप्लीकेशंस हैं, और अक्सर लोगों को बूलियन अलजेब्रा की मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं पता होती। तो बूलियन अलजेब्रा की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो बेसिकली रिलेशन से ही जनरेट होती है। तो भाई बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं? अ कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज कॉल्ड अ बूलियन अलजेब्रा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंटेड यानी एक स्ट्रक्चर आपके पास, उस स्ट्रक्चर को आप बूलियन अलजेब्रा यानी एक पोस्ट सेट्स को आप या एक हैश डायग्राम को आप बूलियन अलजेब्रा कब कहते हैं? उस वक्त कहते हैं कि जब वो बाउंडेड हो, कॉम्प्लीमेंटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो, तो उस लैटिस को हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, ज्वाइन, मीट, कॉम्प्लीमेंट, 0 और 1, इस तरह हम इसको शो करते हैं। ये मैं आपको जब बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं उसको यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। तो रिलेशन का टॉपिक इनफैक्ट बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन के ऊपर एंड हो जाता है। ये भी हम देख लेते हैं। वेयर बी इज़ अ सेट ऑन विच 2 बाइनरी ऑपरेशन, ये 2 कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है? एक मीट, जिसको अगर आप चाहें तो वो मल्टीप्लिकेशन से शो कर सकते हैं, और सॉरी जॉइन जिसको मल्टीप्लिकेशन से शो कर सकते हैं, और मीट जिसको आप प्लस से शो करते हैं, या आप जिसे आप जो है वो एंड भी कहते हैं इसको आप, और इसको आप और भी कहते हैं, मैं आगे चलकर बताऊंगा। एंड द ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट आर डिफाइंड। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है
कि ये क्या बताता है कि आपको बताता है कि बी आप एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं या एक ऐसा सेट है जिस सेट के ऊपर आपको क्या आप कौन सी ऑपरेशन यानी मीट और जॉइन और साथ साथ कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिफाइन होता है। हेयर 0 एंड 1 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा। तो उम्मीद है कि ये पूरी लेक्चर सीरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, वो आप आसानी से अब इन वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट ये चैप्टर, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिलेशन के चैप्टर को एंड किया है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन का जो टॉपिक है वो एंड होता है। अब जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो प्रोपोजिशन लॉजिक, प्रोपोजिशनल कैलकुलस से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए क्लियर करूँगा ताकि डिस्क्रीट मैथ का अच्छा कॉन्सेप्ट बन सके आपका इन फ्यूचर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।